हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरहा। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना से संबंधित परीक्षा में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सभी को हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है भूमिका, अर्थात किसी भी चीज़ का सार। अगर मैं बोलता हूँ कि भारत के संविधान की प्रस्तावना, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना क्या हुई, पूरे संविधान का सार हुई, पूरे संविधान की क्या हुई, भूमिका हुई। मतलब अगर मैं इसके दूसरे शाब्दिक अर्थ की बात करूँ प्रस्तावना के, तो ये कह सकते हैं हम परिचय पत्र। यानी कि अगर आप किसी भी देश के संविधान का अध्ययन करना चाहते हैं, तो अगर आप उस देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लोगे, संविधान की प्रस्तावना को पढ़ोगे, तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इस देश के संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। अब बात करते हैं कि एक विद्वान हुए भारत के जिनका नाम था एन.के. पाल्कीवाला। एन.ए. पाल्कीवाला ने जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। किसने? एन.ए. पाल्कीवाला ने। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और फिर बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का सबसे पहले जो वर्णन किया था किसके देश के संविधान में था? यूएसए के। आपको पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो कि सन 1787 ईस्वी में लिखा गया था। और इस संविधान के जब यह लिखा गया, तो जो अमेरिका का संविधान है उसने अपने यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना का वर्णन किया था। तब से काफ़ी देशों ने वही प्रोसीजर फॉलो किया और अपने यहाँ के संविधान में भी प्रस्तावना का जिक्र करना शुरू कर दिया। चलिए देखते हैं कि अमेरिका की प्रस्तावना और भारत की प्रस्तावना किस प्रकार की है। देखो, ये रही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेमबल और यही इंडिया या भारत की प्रेमबल अर्थात प्रस्तावना। जिस प्रकार से आप इसमें देखोगे लिखा हुआ कि वी द पीपल ऑफ, इसी प्रकार से हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना में भी क्या लिखा गया है? वी द पीपल ऑफ, अर्थात इन्होंने क्या लिखा है उसके बाद में? द यूनाइटेड स्टेट, और हमने क्या लिखा है? इंडिया। क्योंकि ये किसके है? यूएसए की, और ये किसके है? इंडिया की। तो एक फॉर्मेट जो हमने फॉलो किया है वो कहाँ का फॉर्मेट फॉलो किया है? यूएसए का। तो काफ़ी बार आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? यूएसए से। लेकिन अगर आपसे संविधान की प्रस्तावना की भाषा के बारे में पूछा जाता है, अर्थात लैंग्वेज के बारे में पूछा जाता है, तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लैंग्वेज ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, और जो फॉर्मेट है वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। यानी कि संविधान की प्रस्तावना यूएसए से और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान की प्रस्तावना का चार्टर कहाँ से लिया गया है, तो चार्टर जो यूएनओ का फॉलो किया गया है वही हमने चार्टर अपने संविधान की प्रस्तावना में मेंशन किया हुआ है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति बतानी आपको, जब संविधान लागू किया गया था। आपको पता होगा कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उस समय जो हमारी प्रस्तावना थी उसके अंतर्गत आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है भारत अर्थात इंडिया नाम से। देखो, जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 पढ़ते हो अर्थात आर्टिकल 1 पढ़ते हो, तो उसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी कि भारत अर्थात इंडिया आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? अनुच्छेद 1 में। और फिर लिखा गया है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट से, यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि फेडरेशन ऑफ स्टेट से नहीं है, यूनियन से मतलब है। संघ का मतलब यूनियन से है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये कहाँ पर लिखी गई ये बात? आर्टिकल 1 में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंधों में शब्दों का सही क्रम बताना है आपको। शब्दों का सही क्रम क्या है? सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक। देखो, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाएगा, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसका सीक्वेंस किस प्रकार से है। देखो, ये रही भारतीय संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। इसमें बार बार आपसे पूछा जाएगा कि भारत का स्वरूप कैसा है, तो कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये सीक्वेंस आपको बार बार पूछा जाएगा और आपको ध्यान रखना है। इससे मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने एक बात देखी होगी कि जो 26 जनवरी 1950 है उस समय पर हमारा स्वरूप कैसा था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अर्थात यहाँ पर आपको
समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये दो शब्द आपको देखने को नहीं मिले, क्योंकि जो ये प्रेम्बल है ना, ये कब की है, 1976 के बाद की है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और ये कब की है, 26 जनवरी 1950 की, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अर्थात लागू हुआ था। उस दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। आपको ये शब्द देखने को नहीं मिलेंगे इस वाली जो ये वाली प्रेम्बल है। ना तो आपको सेक्युलर देखने को मिलेगा, ना सोशलिस्ट देखने को मिलेगा, ना इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब अखंडता, जो यहाँ पर लिखा गया है। ये शब्द कब जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। और जबकि ये स्थिति कब की है, 26 जनवरी 1950 की, जब हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था, तब की स्थिति है। हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारे जो 15 आर्टिकल थे वो लागू हो गए थे। तो इसलिए जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो तारीख है वो क्या बताती है, वो संविधान के लागू होने की तिथि बताती है। और बाकी का जो संविधान बचा हुआ था वो कब हुआ था लागू, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। अभी बताया कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में जो ये संविधान हुआ था, ये इमरजेंसी के टाइम पर हुआ था और इसको इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है कौन, संविधान की प्रस्तावना। जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में क्या है, धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथनिरपेक्षता की बात की गई है। लेकिन जो पंथनिरपेक्षता है ये कब जोड़ी गई, 1976 ईस्वी में। लेकिन आप देखोगे जो हमारे भारत का संविधान है उसमें आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ते हो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। जब आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से उपासना कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो हमारा संविधान था उसमें सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट तो पहले से ही था। तो ये क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कंसेप्ट कब से था, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। देखो जो पंथनिरपेक्षता होती है ना, मतलब जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट होता है वो क्या है, उसका बेसिक मतलब क्या होता है कि भारत किसी एक धर्म या फिर धार्मिक विचारधारा को निर्देशित नहीं करता। मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य क्या करेगा, सभी धर्मों के साथ में समान व्यवहार करता है। आप जो मतलब कि जो भारत के नागरिक हैं वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता कहाँ पर दी गई है, 25 से लेकर 28 तक फंडामेंटल राइट में ही तो दी गई है। यही तो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है। मतलब जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट वैसे आया था वो वेस्टर्न फिलोसफी से आया था। मतलब ये क्या है, एक तरीके की पश्चिमी अवधारणा है। वो क्या कहते थे वेस्टर्न फिलोसफर कि जो धर्म है और राज्य है, मतलब जो रिलीजन है और स्टेट है, इन दोनों को क्या करना चाहिए, अलग अलग कर देना चाहिए। उनके अनुसार क्या था कि जो धार्मिक संस्थान थे, जो मतलब कि धार्मिक संस्थान में जो पद अधिकारी नियुक्त होते थे और जो राज्य के पद अधिकारी हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका जो पद अधिकारियों की जो नियुक्ति होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेपरेटिज्म होनी चाहिए। मतलब सेपरेट होने चाहिए वो सभी। रिलीजन का मैटर रिलीजन देखेगा, स्टेट का मैटर स्टेट देखेगा। इन दोनों में क्या होनी चाहिए, सेपरेटिज्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या कहता था, पंथनिरपेक्षता। अगर मैं कहूँ सामान्यतः कि पंथनिरपेक्षता का मतलब क्या हुआ, यानी कि पंथनिरपेक्षता क्या है भाई, अगर आपसे पूछा जाए कि पंथनिरपेक्षता है क्या, तो पंथनिरपेक्षता मतलब क्या होगा कि धर्म के आधार पर भेदभाव को खत्म करना और सभी धर्मों के प्रति अपना सम्मान पैदा करना। ये भावना किसकी है, पंथनिरपेक्षता की है। नेक्स्ट है वह शब्द जो 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा नहीं था, अखंडता। अखंडता के साथ साथ समाजवाद और पंथनिरपेक्ष भी नहीं थे, क्योंकि इनको वर्ष 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया, क्या घोषित किया गया, एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। देखो फिर से सीक्वेंस पूछ लिया, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये सीक्वेंस आपसे बार बार पूछा जाएगा। देखो और क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, प्रियम्बल से पूछा जा सकता है कि इसकी स्टार्टिंग किससे होती है, शुरुआत किससे होती है। तो किससे होती है, हम भारत के लोग से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से
जो हमारे प्रियम्बल है उसकी शुरुआत होती है। हम भारत के लोग क्या बताते हैं, मतलब कि सोर्स ऑफ द पावर है कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो शक्ति का स्रोत है वो क्या है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, भारत के नागरिक क्या है, उसका पावर है। फिर उद्देश्य का क्या बताती है, भारत का स्वरूप बताती है कि भारत कैसा है, कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। फिर वो बताती है कि जो हमारा संविधान है उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि भारत का जो संविधान है वो क्या करता है, न्याय प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, समानता का भाव रखता है, व्यक्ति की गरिमा, अखंडता, इन सभी को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। ऐसी भावना हमारे संविधान में है। अगर आप पूरा संविधान नहीं पढ़ना चाहते हो, केवल हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लोगे तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि जो भारत का संविधान है वो क्या कहना चाहता है। और साथ ही साथ चौथी बात क्या बता रहा है, और संविधान के लागू होने की तिथि। इस दिन क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, और इस दिन 284 लोगों ने संविधान पर साइन किए थे, और इसी दिन 15 प्रोविजन लागू हो गए थे। जो बचा हुआ संविधान था वो कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को 1979 से हम क्या मनाते थे, विधि दिवस के रूप में मनाते थे, विधि दिवस 1979 से। क्यों मनाते थे, क्योंकि जो हमारे संविधान सभा के जो निर्माता थे उनको सम्मानित करने के लिए 1979 से हमने क्या बनाया, विधि दिवस को मनाना शुरू किया। लेकिन आप देखोगे वर्ष 2015 से हम क्या मनाते हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ कि एक होता है राष्ट्रीय विधिक दिवस। राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को। और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त 1947 को हम हुए थे आज़ाद, तो इसलिए हम 15 अगस्त 1947 मतलब 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, स्वतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे। और 26 जनवरी को क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक। तो इतनी बातें आपको संविधान की प्रस्तावना से याद रखनी है। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये यूपीपीसीएस में अभी पूछा गया था। नेक्स्ट देखो, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो यूएसए की, मैंने बताया था कि जो सबसे पहले जो लिखित संविधान था वो किसका था, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कब लिखा गया था, 1787 ईस्वी में। जब इन्होंने अपने देश का संविधान लिखा तो वहाँ पर इन्होंने अपने देश के संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना को लिखा। प्रस्तावना का सामान्य मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का सार या फिर परिचय पत्र या फिर भूमिका। तो पूरे संविधान की इन्होंने भूमिका इस प्रियम्बल में उठा के लिख दी अपने संविधान के। ये कहाँ की प्रियम्बल है, प्रियम्बल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और इधर है हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल। तो हमने बोला था कि जब इन्होंने अपने यहाँ पर संविधान को लिखा, प्रथम लिखित संविधान किसका था, यूएसए का ही था। और सबसे पहले संविधान का मतलब संविधान में प्रस्तावना को भी किसने लिखा, यूएसए ने ही लिखा। तो एज इट इज हमने क्या करा, इनका थोड़ा सा फॉर्मेट कॉपी किया। क्या किया, वी द पीपल ऑफ, इन्होंने लिखा यूनाइटेड स्टेट और हमने लिखा इंडिया। यानी कि फॉर्मेट जो हमारा है वो फॉर्मेट कैसा है, वो फॉर्मेट यूएसए वाला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो संविधान के प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है अर्थात भाषा है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और अगर चार्टर पूछा जाए तो चार्टर कहाँ से लिया गया है, यूएनओ का चार्टर है। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि फॉर्मेट कहाँ से लिया गया है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से। लैंग्वेज कहाँ से ली गई है, भाषा कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। और चार्टर कहाँ से लिया गया है, यूएनओ का चार्टर। ये भी आपको ध्यान रखना। संविधान की उद्देशिका के संबंध में सही है, आपको बताना है कि जो संविधान की उद्देशिका है उसके संबंध में सही क्या है। देखो, जो पंडित नेहरू थे, पंडित नेहरू के द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव, जिसको उद्देशिका प्रस्ताव भी कहते हैं, वो संविधान सभा के सामने रखा गया और उसी के आधार पर हमारी उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना बनी। जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था इसको पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सामने रखा गया था। इसके बाद इसको 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पूरी की पूरी संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एक्सेप्ट करने के बाद में हमारे संविधान की समितियां बनी और उन समितियों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है, पहले पूरा का पूरा संविधान बना, उसके बाद में प्रस्तावना का निर्माण हुआ, यानी कि प्रस्तावना बाद में बनी है,
पहले कौन बना था? कॉन्स्टिट्यूशन बना था। जिस तरीके से एक पूरी की पूरी पहले फिल्म बन जाती है, उसके बाद में ट्रेलर को लेकर आया जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो प्रस्तावना है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि संविधान का परिचय पत्र है, जैसे कि A.N. पालकेवाला थे, उन्होंने भी बोला है कि ये संविधान का परिचय पत्र है। तो ट्रेलर से देखकर मूवी का क्या हो जाता है, एक हल्का सा आइडिया लग जाता है कि ये इस प्रकार है। इसी तरीके से अगर आप जो संविधान की प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना को पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भारत का संविधान क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, अर्थात ये नेचर में क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल क्यों है? क्योंकि आप इसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जिस तरीके से आपके फंडामेंटल राइट है 12 से लेकर 35 तक, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, रिट जारी करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाई कोर्ट किस में करता है, आर्टिकल 226 में, और सुप्रीम कोर्ट किस में करता है, आर्टिकल 32 में, वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लेकर 51 तक, इनकी प्रकृति भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि इनको भी अगर हनन होता है इनका भी, तो आप कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिनको मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, 51A के अंतर्गत है, ABCDEFGHIJK तक हैं। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं आज के समय पर, उनकी प्रकृति भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। और इसी प्रकार से भारतीय संविधान की उद्देशिका की प्रकृति भी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। नेक्स्ट, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, अब तो याद हो गएगा, 1976 में। अब तक उद्देशिका में मात्र एक बार, ध्यान रखना, मात्र एक बार ही संशोधन हुआ है। और कौन सा हुआ एक बार, 42वां, कब, 1976 में। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जब 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, तो उन्होंने बोला, एक तो इसका संविधान का भाग मान लिया, और उसी केस में एक बात और कही कि इसमें जो संशोधन किया जा सकता है ना प्रस्तावना में, वो आर्टिकल 368 के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 368 के तहत ही भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूलभूत ढांचा है, उसको चेंज नहीं कर सकते। ये बात किस में कही गई थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में कही गई थी। इससे पहले एक केस और आया था 1960 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंद्रे बेरुबारी केस। उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय है, उसने क्या बोला था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन 1973 के जो केशवानंद भारती केस था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना ही फैसला चेंज किया और संविधान की प्रस्तावना को क्या मान लिया, संविधान का भाग मान लिया। अब जब संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग बन गई, जिस तरीके से संविधान में संशोधन हो सकता है, इसी प्रकार से हम प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं। तो उसके बाद मैडम इंदिरा गांधी ने क्या करा, 1976 में 42वां संविधान संशोधन कर दिया। तो अब तक एक बार ही संशोधन हुआ है, और इसके द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, क्या क्या, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट, वह शब्द जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे, कौन कौन से नहीं थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, क्योंकि इनको कब जोड़ा गया, 1976 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। देखो, जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो आपको उसमें देखने को मिलेगा क्या, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। मैंने अभी बताया था आपको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। नेक्स्ट, समता कितने प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये यूपीपीसीएस में अभी 2018 में पूछा गया था, यूपीपीसीएस 2018 में, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता 2 प्रकार की। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर अगर मैं न्याय की बात करता हूँ, देखो न्याय मतलब जस्टिस। जस्टिस क्या है, कितने प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। जो जस्टिस की व्यवस्था है वो रूस की क्रांति से ले गया है, यानी कि रशियन रिवॉल्यूशन, जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, वहाँ से न्याय का कंसेप्ट लिया गया है। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा जो स्वतंत्रता है, समता है और बंधुत्व, जो बंधुत्व की भावना है, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए थे फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना कहाँ से ली गई थी, फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 से 1799 तक, ठीक है।
तो हमारे जो प्रस्तावना है उसमें लक्ष्य क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस, यानी कि लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी समानता, सॉरी बंधुता, और इक्वालिटी समता, और न्याय जस्टिस। ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और जस्टिस, ये व्यवस्था हमारे मतलब यहाँ पर संविधान के प्रस्तावना में की गई है। 4 प्रकार का टारगेट है। ठीक है, और सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी अर्थात जो क्या है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये वर्ड कब जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखो जो गणतंत्र होता है ना, गणतंत्र कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक राजतांत्रिक गणराज्य है और दूसरा गणराज्य। जो राजतांत्रिक गणराज्य है वो देखने को मिलता है ब्रिटेन में, जैसे कि वहाँ पे राजा या फिर महाराजा जो भी होता है वो क्या होता है, वंशानुगत तरीके से वहाँ का क्या बना जाता है, हेड बना दिया जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे दूसरा होता है गणराज्य। एक तो हो गया राजतांत्रिक गणराज्य और एक होता है सिंपल गणराज्य, जैसे कि आपको इंडिया या फिर यूएसए में देखने को मिलेगा। जो हमारे यहाँ पर इंडिया की अगर मैं बात करूँ, भारत में जो हेड ऑफ द पोस्ट है किसकी है, प्रेसिडेंट की है, यानी कि हेड ऑफ द पोस्ट इज ओपन फॉर ऑल, मतलब जो हमारे भारत का जो सर्वोच्च पद है वो सभी के लिए क्या है, ओपन है, कोई भी व्यक्ति जाकर उस पर इलेक्ट हो सकता है, यानी कि इलेक्ट होगा वो इलेक्ट किस प्रकार से होगा, उसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा, या तो वो डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट तरीके से होगा, यानी कि या तो वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा या फिर अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाएगा। भारत में कैसी व्यवस्था है, इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आपने कभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट तो नहीं किया होगा, आपने नरेंद्र मोदी अर्थात जो भारत के प्रधानमंत्री है उसके इलेक्शन में, लोकसभा का जो इलेक्शन होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने भाग नहीं लिया। जब आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित यानी कि आर्टिकल 54-55 पढ़ोगे ना, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल हैं, उसमें देखोगे कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, मतलब कि निर्वाचन होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और जो वंशानुगत तरीके से भारत में शासन होता है ना, वो क्या होता है, एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, और फिक्स टाइम पीरियड कितना है, वो 5 साल। यानी कि भारत में जो भारत एक गणतंत्र है उसका मतलब है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं चलता। जो हेड ऑफ द स्टेट है, हमारा हेड ऑफ द पोस्ट है, वो क्या है, ओपन है सभी के लिए, और वो व्यक्ति कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का इलेक्शन हमारे यहाँ पर क्या होता है, इनडायरेक्ट तरीके से होता है, और एक निश्चित कार्यकाल अर्थात एक निश्चित समय सीमा के लिए होता है, और निश्चित समय सीमा कितनी है, 5 वर्ष है। इससे पहले भी देखो मतलब 5 वर्ष के लिए उसका कार्यकाल होता है, इससे पहले भी वो हो सकता है इस्तीफा दे दे, उनकी डेथ हो जाए, इस तरह का सिनेरियो कुछ भी बन सकता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग से। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो सही भाव क्या है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत क्या करेगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि भारत का तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत क्या करेगा, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। ना तो इसका मतलब यह हुआ कि भारत किसी धर्म का विरोधी है, ना ये हुआ कि भारत किसी धर्म का सहयोगी है। लेकिन अगर आप किसी की पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी, यानी कि पब्लिक मतलब लोक व्यवस्था, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और मोरालिटी मतलब नैतिकता, इन 3 चीज़ों को अगर आप हनन करते हो तो राज्य क्या करेगा, खूब मतलब रखेगा आपसे। यानी कि अगर आपने देखा होगा कभी कभी कि जो मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, इनसे कभी कभी लाउड स्पीकर को उतार दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, कभी कभी किसी के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। तो राज्य खूब इंटरफेयर करेगा आपके, अगर आप किसी को क्या करोगे, पब्लिक हेल्थ और मोरालिटी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो राज्य इंटरफेयर करेगा आपके रिलीजियन मैटर में भी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है लोक कल्याण। लोक कल्याण आप पूरी प्रस्तावना पढ़ लेना, लोक कल्याण जैसी व्यवस्था आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है आर्थिक स्वतंत्रता का। देखो जो आर्थिक स्वतंत्रता है हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी, जल्दी से रिकॉल करो, क्या क्या है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये 5 प्रकार की हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, क्या नहीं है, धार्मिक न्याय, अर्थात धार्मिक न्याय जैसी व्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि न्याय की व्यवस्था 3 प्रकार की है,
कौन कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में देखने को मिलेगी। धार्मिक जस्टिस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि रिलीजन जस्टिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कथन सही है। समाजवादी पंथनिरपेक्षवाद 1950 के लागू संविधान के अंग नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनको कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में। और 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक नया वर्ड था अखंडता, इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, संविधान का वह भाग जो उसकी आत्मा कहलाता है, क्या है? उद्देशिका। देखो उद्देशिका क्या है? जो हमारे पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्देशिका को संविधान की आत्मा बोला। लेकिन आत्मा से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 को भी संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन ये किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। और उद्देशिका को किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा जाता है। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने। तो के.एम. मुंशी ने क्या कहा? हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की कुंडली है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। किसमें? एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद में। जो एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद आया था वो 1994 में आया था। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना भाग स्वीकार किया। किसमें? केशवानंद भारती वाद में। जो केशवानंद भारती वाद था वो आया था 1973 में। और 1973 में क्या आया था? टाइगर प्रोजेक्ट भी आया था, इसलिए मैं इसको रिकॉल करने के लिए टाइगर केस भी बोल देता हूँ कभी कभी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है। आर्थिक न्याय का उपबंध देखो आपको हमारे संविधान की प्रस्तावना में तो देखने को मिलेगा ही, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। यानी कि इकोनॉमिकल जो है वो आर्थिक न्याय तो है, एक तो आपको उद्देशिका में देखने को मिलेगा और एक आपको जो आर्टिकल 39 है उसमें देखने को मिलेगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को क्या बोलते हैं? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आते हैं भाग 4 के अंतर्गत। और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक लिखे गए हैं। डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। और आयरलैंड के संविधान में कहाँ से लिया गया था? स्पेन के संविधान से। इसलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है। भाग 4 में आता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और स्पेन के संविधान से आयरलैंड में लिया गया था, आयरलैंड के संविधान से इंडिया में लिया गया। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में। जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 51A में। 51A में ABCD इस तरीके से आपको के तक देखने को मिलेंगे। इनकी संख्या 11। इनको भी मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। यानी कि ये भी क्या थे? मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इनको 1976 ईस्वी में ही जोड़ा गया था। और 1976 ईस्वी में जब इनको जोड़ा गया इनकी संख्या थी 10। कब? 1976 ईस्वी में। बाद में एक और जोड़ दिया, आज के समय पर हो गए 11। जब ये एक जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 2002 में। 1976 में संविधान संशोधन हुआ था कौन सा? 42वां। और 2002 में कौन सा हुआ था? 86। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज एक्स को एतद्वार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आपको बताना है कि जो ये एक्स वर्ड लिखा गया ना, यहाँ पर कौन सी तारीख मेंशन है, तो मैंने कई बार बता दिया आपको कौन सी तारीख है। 26 नवंबर 1949। देखो 26 नवंबर को हम मनाते हैं विधि दिवस के रूप में। विधि दिवस के रूप में कब से? 1979 से। क्योंकि जो हमारे संविधान सभा के निर्माता थे उनके सम्मान में 1979 से हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो 26 नवंबर है, 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे अर्थात संवैधानिक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। क्योंकि वर्ष जो ये मनाया जाने लगा कब से? वर्ष 2015 से मनाया जाने लगा। क्योंकि 14 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल सन 2015 में
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी और 125वीं जयंती के अवसर पर जो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं उन्होंने एक ऐतिहासिक घोषणा की कि जो आने वाली 26 नवंबर है, 26 नवंबर से प्रत्येक वर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो आने वाली 26 नवंबर है उससे हम क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाए जाएंगे। तब से प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आपको ध्यान रखना है 9 नवंबर। 9 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, 9 नवंबर को। और 26 नवंबर को क्या मनाते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं और विधि दिवस भी मनाते हैं। विधि दिवस कब से मनाते हैं, 1979 से। और संविधान दिवस कब से मनाते हैं, वर्ष 2015 से। 14 अप्रैल को क्या होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। और वर्ष 2015 में जब उनकी कौन सी जयंती थी, 125वीं जयंती थी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त 1947 को हम हुए थे आज़ाद। तो 15 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं हम, इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी प्रकार से 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम, गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान क्या होता, पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और इस दिन इस पर 284 लोगों ने साइन किए थे। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है कौन, संविधान की प्रस्तावना। अगर आप किसी भी देश के संविधान की प्रस्तावना पढ़ोगे तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि इस देश का संविधान क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका में व्यवस्था की गई 3 प्रकार के न्याय की। वो 3 प्रकार के न्याय कौन कौन से हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्यवस्था की गई। तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।